आज का हमारा क्लास होगा एक नए टॉपिक के बारे में। टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ एन एटम। हालांकि ये जो टॉपिक है ना आपका, वाकई में एक टॉपिक तो है ही, टॉपिक अपने आप में एक सवाल बन चुका है कि एक एटम आखिर होता क्या है। देखिए, एटम के डेफिनेशन पे जाने से पहले आपको अब आपको ये पता चल चुका है कि वाकई में एटम होता क्या है। एटम का सिंपल सा मतलब हो गया किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल। जैसे मान लीजिए यदि मैं बोलूँ कि एक पत्थर का टुकड़ा मेरे पास है, इसका मतलब हो गया कि वो पत्थर बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना होगा और वही सबसे छोटा छोटा पार्टिकल को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, एटम दे देते हैं। तो आपको डेफिनेशन पता है, डेफिनेशन में कोई बड़ा दिक्कत तो आपको नहीं है। लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। इसका डेफिनेशन है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर इज कॉल्ड एटम। यानी कि किसी भी मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, जो सबसे छोटा हिस्सा होता है, वही हमारा एटम कहलाता है। ओके, चलिए ये हमारा एटम का डेफिनेशन हो गया। आगे, एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल द मैटर। बिल्डिंग, अच्छा इसको ना आप ऐसे समझिए, जैसे हम लोगों ने अपना चैप्टर पढ़ा सेल के बारे में। जैसे हमने आपको पहले भी कहा था सेल वाले चैप्टर में कि जितने भी लिविंग थिंग्स आपको दिखते हैं वो सब का सब सेल से मिलकर बना हुआ है, और जितने भी नॉन लिविंग थिंग दिखते हैं वो सब का सब आपका एटम से मिलकर बना हुआ है। तो जिस तरीके से लिविंग थिंग का बिल्डिंग ब्लॉक कौन है, सेल है, यानी कि जितने भी लिविंग थिंग होंगे वो सब किससे मिलकर बने होंगे, सेल से मिलकर बने होंगे। उसी प्रकार से नॉन लिविंग थिंग्स का बिल्डिंग ब्लॉक फिर कौन हुआ, एटम हुआ। मतलब कि जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स आपको दिखते हैं वो सबके सब एटम से मिलके बने हुए होते हैं। इसीलिए कहा गया है एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल द मैटर। मतलब कि जितने भी मैटर आपको दिखते हैं वो सबसे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं, और इन्हीं छोटे पार्टिकल को नाम हम लोग देते हैं एटम। तो क्या एटम को हम लोग हर मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक कह सकते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब कि वो मतलब बेस है उसका, वहीं से वो बन सकता है, नहीं तो फिर नहीं बन सकता। सही बात है। चलिए, तो ये भी आपको समझ में आ गया। अगला आगे डिस्कस करते हैं, हाउ बिग आर एटम। अब आपसे फिर सवाल, यानी कि यहाँ पे ना आपसे सवाल पूछा व्हाट इज एन एटम, तो आपने उसका जवाब दे दिया कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर इज नॉन एज एटम। जो भी आपको अच्छा लगे डेफिनेशन आप वो लिख लीजिए। तो एटम तो आपको पता चल गया, लेकिन अब यहाँ पे ना एक अगला टॉपिक आपके सामने आ गया, हाउ बिग आर एटम, यानी कि एक एटम कितना बड़ा हो सकता है। चलिए इसका जवाब देते हैं हम लोग। तो इसका जवाब क्या हो सकता है, आपका टॉपिक ही आपका एक क्वेश्चन बन चुका है कि हाउ बिग आर एटम्स, यानी कि एटम्स कितने बड़े हो सकते हैं। देखते हैं इसका जवाब। एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। सबसे पहली बात तो ये कि एटम जो है ना साइज में बहुत ही छोटा होता है, इतना छोटा कि आप उसको खुले आंखों से भी देखना नहीं संभव है। वो मतलब जिस तरीके से सेल को हम लोग खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसी प्रकार से एटम भी इतने छोटे होते हैं कि खुले आंखों से उसको देखना बहुत ही मुश्किल है हमारे लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। उसके बाद, एटम्स आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विथ। मतलब कि आप सबसे छोटा पार्टिकल अपने माइंड में सोचो, उससे भी छोटा आपका एटम होगा, तो क्या आप उसको देख पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। मतलब कि आप जितना छोटा सोच सकते हो आप उतना छोटा सोच लो। मतलब जितना छोटा हिस्सा आप पार्टिकल, मतलब जितना भी छोटा पार्टिकल आप सोच सकते हो सोच लो, उससे भी छोटा आपका होता है एटम। इसका मतलब हो गया कि एटम वाकई बहुत ही छोटा होता है। मतलब इतना छोटा कि आप उसको खुले आंखों से देख भी नहीं सकते हैं, देखने का तो बात दूर, आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत छोटा होता है। आगे, एटम्स आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम इवन अंडर द मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप। सोचिए, मतलब कि एटम इतना छोटा है, इतना छोटा है कि उसको हम लोग पावरफुल माइक्रोस्कोप के द्वारा भी नहीं देख पाते हैं। हालांकि ज़्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप यदि इस्तेमाल किया जाए तो हम लोग देख पाएंगे, लेकिन नॉर्मली छोटे मोटे माइक्रोस्कोप से आप उसको नॉर्मली देख नहीं पाओगे। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है एटम के बारे में। आगे, ड्यू टू दिस वी यूज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विच प्रोड्यूसेस लार्ज इमेजेस ऑफ टीनी ऑब्जेक्ट्स। अब देखिए, माइक्रोस्कोप यदि आप नॉर्मल माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करोगे तो आप एकदम बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि आप नहीं देख पाओगे। किसको? एटम को आप नहीं देख पाओगे। तो हम लोग ना माइक्रोस्कोप का सबसे एडवांस्ड वर्जन इस्तेमाल करते हैं, और वो है हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि उससे आप कितने भी छोटे चीज़ों को बड़ा करके दिखा सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें? चल आगे बढ़ते हैं फिर। तो माइक्रोस्कोप मैंने कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इतना पावरफुल है कि एटम भी हम उससे देख सकते हैं। अब जरा सोचो,
एटम इतना छोटा है कि आपके इमेजिनेशन से बहुत दूर है, मतलब तो उस छोटे से चीज़ को हम लोग यदि देख पा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख पाएंगे, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से वो संभव नहीं है। और आपको यहाँ पे हम बता देना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत ही महंगा आता है, और इतना महंगा है कि आपको स्कूलों में अक्सर ये माइक्रोस्कोप आपको नहीं मिलेगा। आपके स्कूलों में जो माइक्रोस्कोप मिलता है ना, वो स्टडी पर्पज़ के लिए रखा जाता है, वो छोटे मोटे माइक्रोस्कोप होते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेसिकली वो लोग रखते हैं जिनका रिसर्च का काम होता है। बात समझ आ रही है? आगे बढ़ते हैं। आगे, एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स। अब देखिए, बहुत इसको आसान तरीके से आप समझिएगा। आप अपने माइंड में एक बनाइए पहले सर्कल। सर्कल में हम लोग क्या खींचते हैं? रेडियस खींचते हैं ना। उसी प्रकार से ना एटम आप ऐसा समझो कि एटम भी हमारा गोल होता है, ठीक है। तो एटम का जो रेडियस है उसको हम लोग मेजर करते हैं नैनोमीटर में, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एन और स्मॉल एम। नैनोमीटर को शॉर्ट में लिखने का तरीका है स्मॉल एन और स्मॉल एम। तो जैसे अच्छा, जब हम लोग मैथ में सर्कल पढ़ते हैं तो सर्कल का जो रेडियस है हम लोग या तो सेंटीमीटर में कैलकुलेट करते हैं, या तो मिलीमीटर में, या तो मीटर में, या तो किलोमीटर में, यही करते हैं हम लोग। लेकिन रेडियस यदि आपको पता करना हो एटम का, तो वहाँ पे हम लोग मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि ये यूनिट थोड़ा सा बड़ा यूनिट है। यहाँ पे हम लोग सबसे छोटा यूनिट इस्तेमाल करते हैं, वो उसका नाम है नैनोमीटर, ठीक है। क्योंकि बहुत छोटा है ना, इतना छोटा है कि वो आपके मिलीमीटर से भी बहुत छोटा, मतलब लाखों गुना वो छोटा है। तो क्या आप मिलीमीटर लगाओगे मेजर करने के लिए? क्या सेंटीमीटर लगाओगे? बिल्कुल भी नहीं। आपको यहाँ पे लगाना पड़ता है नैनोमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल है कि सर, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, उसी प्रकार से आप ये बताइए कि 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, 1 डिवाइडेड बाई 10⁹ मीटर। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि यार ये तो मीटर में आ गया। बिल्कुल आपका कहना सही है, ये मीटर में है, लेकिन पता है ये कितना छोटा वैल्यू आएगा? इसका मतलब हो गया कि आप 1 को डिवाइड करो, कितने जीरो से पता है? 1 के बाद 9 जीरो से आप डिवाइड करो, मतलब कि 1 ऊपर रखो और उसको डिवाइड करो, 1 के बाद 9 जीरो लिख के उसको डिवाइड करो। आप बहुत ही छोटा वैल्यू आएगा आपका, 0.0000000 ऐसा कुछ आएगा। सोचो कितना छोटा वैल्यू आएगा आपका। यानी कि 1 नैनोमीटर में जो कितने मीटर होंगे? 1 डिवाइडेड बाई 10⁹ मीटर। इस वैल्यू को आप याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं फिर। ये आपका मीटर हो गया। अच्छा, इसी चीज़ को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं? सिंबल के तौर पे नैनोमीटर का मतलब एनएम, तो 1 nm बराबर 1 डिवाइडेड बाई 10⁹ मीटर के जगह पे केवल m लिख देंगे, काम चल जाएगा हमारा। यानी कि ऊपर में हमने लिखा है पूरा फुल फॉर्म में, नीचे में हमने लिख दिया है उसके शॉर्ट फॉर्म में। अच्छा, यहाँ पे ना लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाई 10⁹ मीटर। इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं? बिल्कुल सही, 10⁻⁹ मीटर। इसका मतलब हो गया कि 10⁹ जो मीटर है ना, वो डिवाइड में आपका, अब आपका किस में चला गया? ऊपर चला गया आपका। ये हम लोग नॉर्मली करते हैं। तो 1 नैनोमीटर का मतलब हो गया 10⁻⁹ मीटर। तो ये तीनों पॉइंट जो है ना, आपको एक ही चीज़ कहना चाह रहा है, बस लिखने का तरीका क्या है? अलग अलग है। ऊपर में आपने सभी को फुल फॉर्म में लिखा है, नीचे में आपने उसको शॉर्ट कर दिया, और तीसरे वाले लाइन में आपने उसको और ज़्यादा शॉर्ट कर दिया। और लिखने का सही तरीका यही है, 1 nm बराबर 10⁻⁹ m, यानी कि मीटर। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, यहाँ पे ना फिर हमारे पास कुछ एलिमेंट है और उसका एटॉमिक रेडियस दिया हुआ है। एटॉमिक रेडियस का मतलब किसका रेडियस? एटम का रेडियस। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एलिमेंट है और उस एलिमेंट का जो एटॉमिक रेडियस है वो दिया हुआ है। तो थोड़ा सा एक बार इसको देख लेते हैं। जैसे इसमें कहा गया है हाइड्रोजन, और जो एटॉमिक रेडियस है वो किस में होंगे? नैनोमीटर में होंगे, ठीक है। ये डाटा आपके बुक में भी दिया हुआ है, आप उसको वहाँ से भी देख सकते हैं। हाइड्रोजन का बताइए एटॉमिक रेडियस कितना है? 0.037 नैनोमीटर, ओके। कार्बन का है 0.077 नैनोमीटर, हाइड्रोजन का है 0.074 नैनोमीटर, ऑक्सीजन का है 0.073 नैनोमीटर। अच्छा, ये जो नैनोमीटर दिया हुआ ये इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब हुआ कि ऑक्सीजन का एक एटम जो है ना, उस एक एटम का जो रेडियस है वो इतना दिया हुआ है, नैनोमीटर में है, ठीक है। आगे आयरन का है 0.126 नैनोमीटर,
कॉपर का है 0.128 नैनोमीटर और गोल्ड का है 0.144 नैनोमीटर। तो ये गोल्ड का, कॉपर, आयरन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, इन सभी के एक एटम का जो रेडियस है वो इतना वैल्यू इसमें दिया गया है। तो कई बार इसको ना 1 मार्क्स में पूछ लेता है, हालांकि ज़्यादा बड़ा इसमें आपके पास मतलब कि यहाँ पे आपको 20-30 एलिमेंट का याद नहीं रखना है, 5-6 है तो उसको आप याद रख सकते हैं। कई बार एग्जाम में ये चीज़ पूछ लेते हैं टीचर 1 नंबर में 1 टाइप क्वेश्चन में कि बताइए कि हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस कितना है, तो इस तरीके से आपको याद करना पड़ सकता है। तो इसको हम लोग एक बार कर लेंगे। आगे बढ़े फिर हम लोग। चलिए अगला टॉपिक इस चैप्टर का, मतलब कि चैप्टर नहीं, बेसिकली आपका जो मेन टॉपिक था व्हाट इज एन एटम, उसी के अंदर हम लोगों को ये पढ़ना है व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अब यहाँ पे ना कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। मतलब जैसे आज हम लोग ना अलग अलग एलिमेंट का जो नाम है उसके सिंबल से उसको पहचान जाते हैं। जैसे यदि कहीं पे कैपिटल H लिखा हुआ हो तो उसको हम लोग समझ जाते हैं कि वो हाइड्रोजन का बात कर रहा है, बिल्कुल सही बात। यदि कहीं पे कैपिटल N लिखा हुआ है तो हम लोग समझ जाते हैं वो नाइट्रोजन का बात कर रहा है। यदि कहीं पे कैपिटल O लिखा हुआ है समझ जाते हैं वो ऑक्सीजन का बात कर रहा है। लेकिन ये जो पहचानने का तरीका ये हमारे पास आज आया है, लेकिन पहले के लोग एलिमेंट को कैसे पहचानते थे इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। और ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, आपके बुक में भी उसका दिया हुआ है, थोड़ा सा उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। देखिए मतलब व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल्स, मॉडर्न डे में कि आज के समय में एलिमेंट का क्या क्या सिंबल है, देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले इसके बारे में कुछ बातें हैं वो देख लीजिए। डाल्टन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु यूज द सिंबल्स फॉर एलिमेंट्स इन अ वेरी स्पेसिफिक सेंस, यानी कि एलिमेंट को सिंबल्स के थ्रू पहचानने का जो शुरुआत किया वो डाल्टन साहब ने सबसे पहले किया था। मतलब अच्छा यहाँ पे आप ऐसे समझिए, आपके पास तो बहुत सारे एलिमेंट हैं। अभी फिलहाल जैसा हम लोगों को पता है कि 118 एलिमेंट लगभग खोजा जा चुका है। तो क्या 118 एलिमेंट को क्या उसके नाम से, जैसे हाइड्रोजन को HYDROGEN ऐसे लिखेंगे? देखिए कई बार ना हम लोग अपने काम को फास्ट करने के लिए शॉर्टकट तरीका ढूंढते हैं। उसी प्रकार से केमिस्ट्री के फील्ड में सारे एलिमेंट को आप उसके स्पेलिंग वाइज याद मत रखो, बस आप ये याद रख लो कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए सिंबल क्या है। इससे क्या हो जाता है, आपका काम आसान हो जाता है और रिएक्शन जहाँ पे आप करते हो ना वहाँ पे आपको पूरा फुल स्पेलिंग नहीं लिखना पड़ता, वहाँ पे सिंबल से काम हमारा चल जाता है। तो डाल्टन साहब ऐसे पहले साइंटिस्ट हुए जिन्होंने एलिमेंट का सिंबल इस्तेमाल करना शुरू किया। कोई दिक्कत है इसमें? चल आगे बढ़ते हैं। सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर प्रपोज्ड बाय डाल्टन which is given in NCERT book of page number 33, see page 33 for more information। अब चलिए यहाँ पे ना देखो, नोट्स में डायग्राम को बना पाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था, इसीलिए हमने यहाँ पे रेफरेंस आपको ये दिया है कि आप NCERT का पेज नंबर 33 देखिए, उसके सबसे लास्ट में आप देखिए, वहाँ पे ना कुछ एलिमेंट का सिंबल दिया गया है जो कि डाल्टन साहब ने हम लोगों को दिया था उस समय पे। लेकिन वो सिंबल एक्चुअली में आज हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, आज बेसिकली हम लोग कुछ और इस्तेमाल करते हैं। देखिए आप जरा उसको ध्यान से, सिंबल में आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, पेज नंबर 33 के बिल्कुल नीचे दिया हुआ है, उसमें देखिए बड़ा सिंपल है ना। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल क्या दिया था डाल्टन साहब ने, एक सर्कल है उसके अंदर थोड़ा सा वो डॉट उन्होंने कर दिया। फिर कार्बन को एक सर्कल बनाया, उसको पूरी तरीके से उन्होंने पेंसिल से रंग दिया। फिर से ऑक्सीजन का बात करें तो केवल एक सर्कल बना कर उन्होंने छोड़ दिया। फिर आयरन का बात करें तो उन्होंने एक सर्कल बनाया और बीच में आई लिख दिया। उसके नीचे आ जाइए, सिल्वर में एक सर्कल बना के उन्होंने एस लिख दिया, है ना। ये कुछ ऐसे सिंबल है जिसका इस्तेमाल पहले करते थे और दिया किसने? डाल्टन जी ने दिया। ठीक है आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बर्जिलियस suggested that the symbols of elements be made from 1 or 2 letters of the name of the element। अच्छा यहाँ पे ना आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको डाल्टन साहब ने जो सिंबल दिया था पेज नंबर 33 में, आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ना तो कहीं कहीं पर मतलब किसी किसी सिंबल में उस एलिमेंट का जो पहला लेटर है ना वो लिखा हुआ है। जैसे आयरन के लिए I, सिल्वर के लिए S, लीड के लिए L, प्लेटिना के लिए P, गोल्ड के लिए G, कॉपर के लिए C, इस तरीके से लिखा हुआ है। लेकिन फिर हमारे सामने एक और महान साइंटिस्ट आते हैं बर्जिलियस,
इन्होंने क्या सजेस्ट किया, इन्होंने सजेस्ट ये किया दैट द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स बी मेड फ्रॉम 1 और 2 लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट्स। यानी कि इन्होंने कहा कि डाल्टन साहब आप जो सिंबल दे रहे हैं ना वो ठीक है, बिल्कुल सही है, उसका हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप क्या करो किसी किसी में ना एक लेटर के साथ साथ किसी किसी में 2 भी कर दो। क्योंकि देखो कई बार क्या हो सकता है ना, बहुत ध्यान से समझिएगा, कई बार ऐसा एलिमेंट हमारे सामने आ सकता है जो कि 2 एलिमेंट है और दोनों शुरुआत होता है सी से। मतलब इसका मतलब ये हो गया, बहुत सिंपल समझिए, जैसे यदि डाल्टन साहब के हिसाब से चले तो हमारे पास कॉपर और कार्बन दोनों का सी होना चाहिए, तब तो आदमी कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई कार्बन का कौन है और कॉपर का कौन सा है, तो आदमी कंफ्यूज हो जाएगा। इस कंफ्यूजन से बचने के लिए बर्जिलियस ने हमको ये सजेस्ट किया कि भाई यदि कहीं पे कंफ्यूजन हो रहा है ना तो आप एक लेटर के बदले 2 लेटर आप इस्तेमाल कर लो, ताकि क्या होगा इससे, यदि 2 एलिमेंट का नाम सी से शुरुआत हो रहा है इसके बावजूद भी लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। इसीलिए हम लोग आज क्या देखते हैं, हम लोग आज ये देखते हैं कि कोई एलिमेंट है जिसके पास किसी किसी के पास एक ही लेटर है, किसी किसी के पास 2 भी दिख जाता है हम लोगों को। जैसे हाइड्रोजन के लिए आप कितना लेटर देखते हैं, आज 1 देखते हैं, लेकिन कॉपर के लिए कितना देखते हैं आप, 2 देखते हैं, CU। जिंक के लिए आप 2 देखते हैं, ZN। इसका मतलब बर्जिलियस जी ने हम लोगों को जो कहा वो कहना इनका बिल्कुल सही था, क्योंकि देखो इनको पता था कि भाई यदि एक एलिमेंट हमको ऐसा पता चल जाए, मतलब कि 2 एलिमेंट हमको ऐसा पता चल जाए जो दोनों सी से शुरुआत होता है, तब तो आने वाले फ्यूचर में जो लोग पढ़ेंगे उसको कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने सजेस्ट ये किया कि कम से कम आप किसी किसी एलिमेंट में 2 लेटर भी उसका इस्तेमाल कीजिए यदि ज़रूरत है तो, ताकि लोगों को कोई समस्या ना हो। तो इनका सजेशन बहुत अच्छा था। आगे बढ़ते हैं फिर। अर्लियर द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स वेयर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द प्लेस वेयर दे वेयर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। अच्छा, पहले के टाइम पे ना जो एलिमेंट का नाम पड़ता था वो किस हिसाब से पड़ता था, मान लो पता है, तो जो एलिमेंट जिस जगह पे खोजा गया उसी जगह के नाम पे उस एलिमेंट का नाम रखा दिया जाता होगा। एग्जाम्पल के तौर पे बस मान लीजिए, हालांकि ये हकीकत नहीं है, बस एग्जाम्पल समझिए। सपोज कीजिए कि कहीं पे ना हाइड्रोजन खोजा गया मान लीजिए, तो वो जो जगह रहा होगा उस जगह का नाम क्या रहा होगा, हाइड्रोजन। और वहाँ पे खोजा क्या गया, हाइड्रोजन खोजा गया, तो उसका नाम भी क्या दे दिया, हाइड्रोजन ही दे दिया। जैसे सपोज कीजिए मान लीजिए कि पटना में कोई एक ऐसा एलिमेंट जो कि खोजा गया, क्योंकि पटना क्या है, शहर का नाम है, जगह का नाम है, तो उस एलिमेंट का भी नाम क्या रखा जाएगा, पटना रखा जाएगा। इस प्रकार से पहले होता था। मतलब सिंपल सा ये है कि जो एलिमेंट जिस जगह पे खोजा गया उसका उसी जगह पे, मतलब कि जो मतलब सिंपल सा ऐसे समझिए, जो एलिमेंट जहाँ पे खोजा गया उसी जगह का नाम उस एलिमेंट को दे दिया जाता था कि हाँ ये यहाँ पे खोजा गया इसीलिए इसका नाम ये पड़ गया। यदि कोई एलिमेंट पटना में खोजा जाता तो उस एलिमेंट का नाम क्या होता, पटना। सिंपल सी बात है। तो ऐसे पहले होता था। आगे बढ़ते हैं फिर। फॉर एग्जाम्पल भी देखिए, द नेम कॉपर वाज टेकन फ्रॉम सिप्रस। थोड़ा मिलता जुलता है, सिप्रस कॉपर, सिप्रस कॉपर, यानी कि शुरुआत किससे हो रहा है, सी से हो रहा है, तो थोड़ा मिलता जुलता है। आगे सम नेम्स ऑफ एलिमेंट्स वे डिराइव्ड फ्रॉम स्पेसिफिक कलर्स। और कुछ एलिमेंट्स का जो नाम है उसके कलर के बेसिस पे भी रखा गया है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, फॉर एग्जांपल द नेम गोल्ड वाज टेकन फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो। मतलब इंग्लिश में जैसे हम लोग गोल्ड, जैसे नाम पड़ा हमारा गोल्ड, तो गोल्ड एक्चुअली इंग्लिश में हम लोग उसको कहते हैं येलो। मतलब जैसे अच्छा गोल्ड कैसा दिखता है, चमकने में येलो टाइप ही रहता है, तो इसीलिए मतलब कि गोल्ड हमारा ना चमकता है बिल्कुल पीला तरह, इसीलिए उसको नाम क्या दे दिया, गोल्ड दे दिया। सिंपल। तो इसका सिंपल सा आप ऐसे समझिएगा कि हमारे पास एक कलर था येलो, येलो जैसा ही हमारा सोना चमकता था इसीलिए उसका नाम दे दिया गोल्ड। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ते हैं। मतलब येलो का तरह का दिखता है हमारा गोल्ड, इसीलिए उसको नाम भी दे दिया गोल्ड। ठीक है, आगे। नाउ और डेज, लेकिन क्या आज भी हम लोग ये सब तरीका अपनाते हैं? मतलब कोई एलिमेंट जहाँ पे खोजा गया उसी जगह के नाम पे उस एलिमेंट का नाम रखा दिया जाएगा, ऐसा आज नहीं होता। पहली बात। दूसरी बात, आज हम लोग जो एलिमेंट का नाम रखते हैं उसे कलर के बेसिस पे नहीं रखते हैं। आज हम लोग जो एलिमेंट का नाम रखते हैं वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीका है। वो तरीका क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में भी देख लीजिए। Nowadays
IUPAC इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री अप्रूव्स नेम्स ऑफ एलिमेंट्स। मतलब कि आज हमारे पास एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है IUPAC। ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो एलिमेंट को नाम देने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आपने ना कोई एक एलिमेंट का आविष्कार किया, लेकिन आपको पता नहीं है कि इस एलिमेंट का नाम क्या रखना है, तो आप कहाँ जाओगे? IUPAC के पास जाओगे और वहाँ पे आप अपना सैंपल दिखाओगे, बोलोगे कि सर हमने इस एलिमेंट का खोज किया है, आप इसको पहले चेक कीजिए क्या ये एलिमेंट सही में है कि नहीं है, और अब आप इसका नाम बताइए क्या होगा। क्योंकि जो नाम IUPAC देगा वही नाम पूरी दुनिया में चलेगा। जैसे हाइड्रोजन आज पूरा दुनिया नाम जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि वो नाम मान्यता प्राप्त उस नाम को किसके द्वारा? IUPAC के द्वारा। तो IUPAC जो नाम आपके एलिमेंट का दे देगा वही नाम वर्ल्ड वाइड फैल जाएगा और उसी नाम से आपके एलिमेंट को जाना जाएगा। ठीक है, तो ये आज हमारा तरीका है। लेकिन अब सवाल है कि सर IUPAC जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये कैसे नाम देता होगा किसी भी एलिमेंट का? देखो, ये नाम कैसे देता है ना, इसके पीछे बहुत बड़ा प्रोसेस है, लेकिन थोड़ा बहुत हमको पता है तो हम आपको बताते हैं। वो लोग बेसिकली करता क्या है ना, जो एलिमेंट आपने खोजा उस एलिमेंट का पहले वो लोग प्रॉपर्टी देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, ये किसके साथ रिएक्ट कर सकता है, किसके साथ रिएक्ट नहीं कर सकता है, इसको खुले में रखेंगे तो क्या होगा, बंद करके रखेंगे तो क्या होगा, यानी कि सारे प्रकार के प्रॉपर्टी उसके देखे जाते हैं। फिर बाद में जाके वो लोग अपना क्राइटेरिया लगा के उस एलिमेंट का नाम रखते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी मन में आया रख दिया, ऐसा नहीं, लंबा प्रोसेस होता है उनका। वहाँ पे आपको बहुत दिनों तक इंतजार करना पड़ता है, तब जाके आपको आपके एक एलिमेंट का नाम आपको मिलता है। ठीक है, तो ये चीज आपका है। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद मैनी ऑफ द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स आर द फर्स्ट 1 और 2 लेटर्स ऑफ द एलिमेंट्स नेम इन इंग्लिश। सही बात है, यानी कि आज जो हम लोग बहुत सारे एलिमेंट देखते हैं उस एलिमेंट का नाम या तो उसके पहले लेटर से लिखा रहता है या फिर पहला नहीं तो कम से कम 2 शुरुआत का लेटर लिखा हुआ रहता है। जैसे एग्जांपल बताते हैं, हाइड्रोजन के लिए पहला वाला H है ना, बिल्कुल सही। उसके बाद फिर यदि और एग्जांपल दिया जाए, ऑक्सीजन के लिए पहला वाला O, लेकिन डबल लेटर भी आपको दिख जाता है कभी कभी किसी में। जैसे जिंक के लिए Z और N दोनों। अब सवाल है कि इसमें सर किसी किसी में तो हमको लगातार 2 गो दिख जाता है, लेकिन किसी में ना पहला वाला आपको दिखेगा लेकिन एक बीच वाला कोई दिख जाएगा। जैसे जिंक में ZN होता है, लेकिन उसका पूरा स्पेलिंग बोलिए, ZIN। एन किस में आया? 3rd पोजीशन पे आया, लेकिन हम लोग उसका सिंबल में क्या देखते हैं? ZN। तो ये हमने अपने मन से नाम नहीं दिया, इसका सिंबल बेसिकली IUPAC ने तैयार किया, और जो उन्होंने एक बार तैयार कर दिया वो हम लोग आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सारे एलिमेंट हमारे पास आज ऐसे हैं जिसके सिंबल को हम लोग उसके या तो पहले लेटर से जानते हैं या फिर 2 लेटर से जानते हैं। आगे, द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सिंबल इज ऑलवेज रिटन एज अ कैपिटल। बिल्कुल सही बात है, यानी कि सिंबल का जो पहला लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर होगा, एंड द सेकंड लेटर इज ऑलवेज रिटन एज अ स्मॉल लेटर, और जो सेकंड वाला होगा वो हमारा हमेशा स्मॉल लेटर होगा। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसा हाइड्रोजन में तो केवल H होता है। ठीक है, मतलब देखो सिंबल में 1 लेटर भी हो सकते हैं, 2 लेटर भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें ध्यान आपको ये रखना है कि पहला वाला हमेशा कैपिटल होगा और दूसरा वाला हमेशा स्मॉल होगा। ठीक है, तो एल्यूमिनियम में देखो Al आ गया आपका, पहला वाला कैपिटल दूसरा वाला स्मॉल। कोबाल्ट में भी CO आ गया, एक बड़ा एक छोटा, एटसेट्रा। आगे बढ़ते हैं। आगे, सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड अनदर लेटर ऑफ द नेम। अब देखो कई बार ये भी होता है, कई बार आप एलिमेंट के नाम ऐसे भी देखते हैं सिंबल के तौर पे जो कि शुरुआत का 2 लेटर होता है। जैसे एल्यूमिनियम में आप क्या देखते हैं? Al, इसका स्पेलिंग भी आप देखोगे तो ALU ऐसा शुरुआत होता है, तो शुरुआत का 2 लेटर ले लिया। कोबाल्ट भी CO से शुरुआत होता है हमारा, यानी कि किसी किसी एलिमेंट में आपको उसका जो सिंबल है वो शुरुआत का 2 लेटर दिख सकता है, लेकिन किसी किसी एलिमेंट में ऐसा भी है जिसमें पहला तो आपको दिख जाएगा लेकिन बीच वाला कोई एक उठा के दोनों को जोड़ के आपको नाम दे देगा। जैसे एग्जांपल देते हैं आपको, फॉर एग्जांपल क्लोरीन। अच्छा, क्लोरीन का देखा जाए तो CHL होता है, लेकिन यहाँ पे पहला वाला लिया C और तीसरा वाला ले लिया L। इस तरीके से आपको इसमें पता चल रहा है। जिंक में भी हमारा उसी प्रकार से पहला वाला Z लिया
और तीसरा वाला N ले लिया। तो इस तरीके से हमारा नाम आज रखा जाता है। आगे, सम अदर सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स हैव बीन टेकन फ्रॉम लैटिन, जर्मन और ग्रीक। और एक बात और यहाँ पे जानिए, कुछ एलिमेंट के हमारे पास ऐसे भी नाम हैं जो कि लैटिन से, जर्मन से और ग्रीक वर्ड से भी लिया गया है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप। फॉर एग्जाम्पल, द सिंबल ऑफ आयरन इज Fe। आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe, विच इज टेकन फ्रॉम इट्स लैटिन नेम फेरम, यानी कि लैटिन एक हमारा नेम है फेरम, फेरम से लिया गया है सिंबल आयरन का, जो कि हमारा Fe है। सोडियम इज Na, सोडियम का क्या होता है? Na, ये लिया गया है नाट्रियम से, ठीक है। पोटासियम का होता है K, ये लिया गया है कैलियम से। तो ये बेसिकली आपका लैटिन, जर्मन और ग्रीक वर्ड है जहाँ से लिया गया है। तो बेसिकली हम लोग मोटा मोटी ये कह सकते हैं एकदम आसान शब्दों में कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है जिसका सिंबल या तो पहला शुरुआत का पहला अक्षर है, या तो शुरुआत का पहला 2 अक्षर है, या तो पहला शुरुआत का है, यानी कि शुरुआत का पहला वाला है और बीच में से कोई एक ले लिया गया है। लेकिन जब भी 2 गो होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे कि पहला वाला कैपिटल होगा और दूसरा वाला हमारा स्मॉल होगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे ऐसे भी एलिमेंट हैं जिसको लैटिन, जर्मन और ग्रीक वर्ड से भी लिया गया है। एग्जाम्पल आपके सामने है आयरन का, सोडियम का, पोटासियम का, इन सभी का। 10, ईच एलिमेंट हैज अ नेम एंड अ यूनिक केमिकल सिंबल। तो लास्टली हम लोग ये कह सकते हैं कि हर एलिमेंट का अपना एक यूनिक नाम है, एक यूनिक सिंबल है, ठीक है। और ये सब का सब काम है किसका पता है? IUPAC का। वही तैयार करते हैं और एक बार जो उन्होंने तैयार करके दे दिया वो हम लोग पढ़ते हैं। अब ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो तैयार करके दे दिया वो हम पढ़ लेंगे, नहीं। उसके पीछे ना जब वो लोग कोई भी नाम देते हैं, कोई भी सिंबल देते हैं, तो बहुत ही सोच समझ के देते हैं, पहला बात। और वहाँ पे भी बहुत बड़ा टीम काम करता है उनका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आपके बुक में भी ये चीज़ें, सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स, देखते चलिए बहुत ही ध्यान से। आपके बुक में भी ये डाटा दिया हुआ है, कोई ये मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ ये यूनिक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम का Al, आर्गन का Ar, बैरियम का B, बोरोन का B, सॉरी बैरियम का Ba, बोरोन का B, फिर से ब्रोमीन का Br, इस तरीके से लिखा हुआ है। आप इसको एक बार देख लीजिए। और मेरे हिसाब से यदि आपसे मतलब कि यदि संभव हो सके तो कम से कम आप इसका नाम और इसका सिंबल आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ आपको ना क्लास 11 में भी काम आता है, 12th में भी काम आता है। आगे जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ोगे हर जगह पर आपको ये चीज़ मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपका कुछ एलिमेंट और उसका कुछ सिंबल है जो कि दिया गया है IUPAC के द्वारा। तो ये आप लोग एक बार देख लीजिए, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ तक मेरे को दिक्कत नहीं है। चलिए, ये वाला टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक जो कि हम लोग अपने अगले वाले क्लास में शुरू करेंगे वो होगा हमारा एटॉमिक मास के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।